तो मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में लेके आए हैं अपन 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने इनमें से 30 प्रश्नों में से अगर 20 से 25 प्रश्न अगर सही कर रहे हो तो ये आपकी तैयारी बहुत ही शानदार रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम को जो अपनी प्रश्न उत्तरी चलती है इसमें आप ज़रूर जुड़े और सुबह जो 7:15 बजे अपनी प्रतिदिन क्लास चलती है वो भी आप लेते रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम ख़राब करे अपन चलते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न रहेगा इम्पोर्टेंट प्रश्न, पाठ योजना के भाग है यानी लेसन प्लान के कौन कौन से भाग है ये पूछ रहा है। तो पाठ योजना, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं लेसन प्लान, लेसन प्लान ये भी ध्यान रखना है। तो लेसन प्लान के कौन कौन से भाग है ये बताना है आपके। तो दोस्तों, पाठ योजना के कौन कौन से भाग है, इसमें पहला है एकत्रीकरण, दूसरा प्रस्तावित व्यायाम, तीसरा कौशल अभ्यास और अंत में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ योजना के सभी, यानी तीनों जो उपरोक्त तीनों भाग है, एकत्रीकरण, प्रस्तावित व्यायाम और कौशलाभ्यास, ये सभी इसके भाग है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये बताना आपको दोस्तों। तो पाठ्य योजना के मुख्य तत्व के यानी लेसन प्लान के जो मुख्य फैक्टर है वो कौन कौन से, तो इसमें सही रहेगा दोस्तों पाठ्य वस्तु के तत्व, सहायक सामग्री, विधि एवं प्रविधियाँ और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्य योजना के मुख्य तत्व उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पाठ्य योजना के मुख्य तत्व है। चलिए दोस्तों, अपना इम्पोर्टेंट और तीसरा प्रश्न रहेगा, निम्न में से पाठ्य योजना के भाग नहीं है। निम्न में से पाठ्य योजना के भाग नहीं है ये आपको बताना है। पाठ्य योजना के भाग नहीं है, तो इनमें से पाठ्य योजना का कौन सा भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें से पाठ्य योजना में इसका स्पष्टीकरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास और प्रस्तुतिकरण। तो पाठ्य योजना का इसमें से जो भाग नहीं है वो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण पाठ्य योजना का भाग नहीं है, तो इसमें पुनरावृत्ति, अभ्यास और प्रस्तुतिकरण ये पाठ्य योजना के भाग है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 4, भारत में निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब हुआ। भारत में निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब हुआ ये बताना है। निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब हुआ। तो दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न उत्तरों के जवाब भी देते रहे और लास्ट में बताइए कि आपने 30 में से कितने महत्व प्रश्नों का सही उत्तर दिया। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताइए, भारत में निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब हुआ। दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 1854, 1854 के अंदर भारत में निरीक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। सही आंसर रहेगा 1854। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों अपना, भार परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया। भार परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया ये आपको बताना है। भार परीक्षण विधि, जिसे अपन लोड ट्रेनिंग मेथड भी बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लोड ट्रेनिंग मेथड ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो भार परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रेडरिक कियान ने भार परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया। सही आंसर रहेगा फ्रेडरिक कियान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन किसने किया। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन किसने किया ये बताना आपको। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इसका प्रतिपादन किसने किया। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जिसे अपन लगातार प्रशिक्षण विधि भी बोलते हैं हिंदी में, लगातार प्रशिक्षण विधि, ये भी ध्यान रखना है। प्रशिक्षण विधि, लगातार प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर रहेगा अर्नेस्ट वेकन ने कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का आविष्कार किया। सही आंसर अर्नेस्ट वेकन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन किसने किया। सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन किसने किया ये बताना आपको। किसने किया सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन किसने किया।
तो सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना एंडरसन और मॉर्गन। एंडरसन और मॉर्गन ने सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन किया। सही आंसर रहेगा एंडरसन और मॉर्गन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का जनक कौन है? प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का जनक कौन है? दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप कितने % सही कर पा रहे हैं ये जरूर देखना। प्रेशर ट्रेनिंग मेथड के प्रतिपादक कौन है यानी जनक कौन है ये बताना है। प्रेशर ट्रेनिंग को अपन दबाव प्रशिक्षण विधि भी बोलते हैं। दबाव प्रशिक्षण विधि, ये भी ध्यान रखना, दबाव प्रशिक्षण विधि इसको बोलते हैं। तो इसका जनक कौन है? प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का जनक कौन है? इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विंटरबॉटम। विंटरबॉटम प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का जनक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना। स्पीड प्ले के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है? स्पीड प्ले के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है? अब आपको बताना है स्पीड प्ले के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पीड प्ले के नाम से फार्टलेक ट्रेनिंग जानी जाती है। फार्टलेक दोस्तों, फार्टलेक एक स्वीडिश शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक स्वीडिश शब्द है। फार्टलेक एक स्वीडिश शब्द है, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो स्पीड प्ले के नाम से फार्टलेक ट्रेनिंग जानी जाती है। सही आंसर रहेगा फार्टलेक। क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट रहेगा। सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य सहनशीलता यानी एंडोरेंस से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सहनशीलता एंडोरेंस यानी एंडोरेंस से संबंधित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सहनशीलता। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादक कौन है? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादक कौन है ये बताना है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादक कौन है? इंटरवल ट्रेनिंग को दोस्तों अपन अंतराल प्रशिक्षण विधि भी बोलते हैं हिंदी में। अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड अंतराल प्रशिक्षण विधि, इसका जनक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादक कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 11 का ग्रेसलर और रेंडाल। ग्रेसलर और रेंडाल इसका सही आंसर रहेगा। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादक ग्रेसलर और रेंडाल। दोस्तों आप भी अपने प्रश्नों के सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने 30 में से कितने सही प्रश्नों के जवाब दिए हैं, ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। चले दोस्तों, और प्रश्नोत्तरी के बारे में भी ज़रूर बताना कि प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कितने अच्छे हैं और बेहतर हैं, ताकि अगली प्रश्नोत्तरी में इससे भी बेहतर प्रश्नों का सिलेक्ट किया जा सके। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना। प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग सबसे पहले किस खेल में किया गया? प्रेशर ट्रेनिंग का प्रयोग सबसे पहले किस खेल में किया गया ये बताना है। तो प्रेशर ट्रेनिंग जिसे अपन दबाव, हिंदी में दबाव प्रशिक्षण विधि भी बोलते हैं। दबाव प्रशिक्षण विधि, ये भी ध्यान रखना, दबाव प्रशिक्षण विधि। तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले किस खेल में किया गया ये बताना आपको। प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग सबसे पहले किस खेल में किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल खेल में सबसे पहले प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग किया गया, यानी दबाव प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहले कौन से खेल में किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल में इसका प्रयोग किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 13 अपना रहेगा। आइसोकाइनेटिक विधि के जनक कौन है? आइसोकाइनेटिक विधि के जनक कौन है? इसका आंसर बताना है दोस्तों अपने को। आइसोकाइनेटिक विधि के जनक कौन है? दोस्तों प्रश्न नंबर 13 आइसोकाइनेटिक जो कि एक गतिशील विधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये गतिशील से संबंधित आती है, स्थिर और गतिशील दोनों आती है इसमें, स्थिर और गतिशील। तो स्थिर और गतिशील जिसे आइसोकाइनेटिक व्यायाम बोलते हैं अपन। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जे पेरिन आइसोकाइनेटिक विधि के जनक है। चलिए दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 13 और इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने को देख लिया कि इसका आंसर जे पेरिन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों अपना। जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसके लेखक कौन है? जनरल थ्योरी एंड ट्रेनिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हेर रे इसके सही आंसर है हेर रे।
जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 15। दोस्तों आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर जवाब देते रहिए ताकि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और आप प्रश्नोत्तरी के बारे में भी ज़रूर बताइए कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी पसंद आई कि या नहीं आई। ज़रूर अपन कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि का होता है। कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि का, ये आपको बताना है। समय अवधि कितनी होती है कैनेडियन ट्रेनिंग की, ये इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का, कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि का होता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका 35 सेकेंड कैनेडियन टेस्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 35 सेकेंड कैनेडियन टेस्ट होता है, 35 सेकेंड। ये भी सही आंसर रहेगा 35 सेकेंड। चलिए दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रश्न नंबर 16, फ्री हैंड एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है। मुक्त हस्त व्यायाम हिंदी में बोलते हैं अपन इसको, मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज को दोस्तों इसमें से बोलेंगे अपन कैलिस्टेनिक्स फ्री हैंड एक्सरसाइज को कहा जाता है। ये सही आंसर रहेगा अपना दोस्तों कैलिस्टेनिक्स। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है। डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, डायर परीक्षण, डायर टेस्ट किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर रहेगा डायर परीक्षण, सही आंसर रहेगा टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित है डायर परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 18। दोस्तों आप भी अपने क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देते रहिए और बताइए कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 और इम्पोर्टेंट प्रश्न, YMCA मद्रास के प्रथम प्राचार्य थे। YMCA मद्रास के प्रथम प्राचार्य कौन थे, ये आपको बताना है, प्रथम प्राचार्य कौन थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये एक पूछा भी गया है, ये भी ध्यान रखना। तो YMCA मद्रास के प्रथम प्राचार्य कौन है, इसके सही आंसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर रहेगा SC बक। SC बक YMCA मद्रास के प्रथम प्राचार्य हैं, और SC बक यानी इसको फुल फॉर्म हैरी क्रो बक, ये भी ध्यान रखना, हैरी क्रो बक, SC बक, हैरी क्रो बक YMCA मद्रास के प्रथम प्राचार्य थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शरीर की मध्य रेखा से, ध्यान रखना मीडियल लाइन से पूछ रहा है, शरीर की मीडियल लाइन से दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सही आंसर रहेगा एबडक्शन। एबडक्शन शरीर से मध्य रेखा से दूर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चारों क्रियाएं इसमें दे रखी है, जो एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सट्रैक्शन, इन चारों क्रियाओं को अगर मिला दिया जाए तो उसे सर्कमडक्शन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन किसे कहेंगे, तो चारों क्रियाएं एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, अगर चारों क्रियाएं एक साथ की हो जाती है तो उसे सर्कमडक्शन कहेंगे। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है, सर्कमडक्शन। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका एबडक्शन, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने की प्रक्रिया एबडक्शन कहलाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक शपथ ली गई। किस ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक शपथ ली गई, ये आपको जरूर बताना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों ये प्रश्न, और किस ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक शपथ ली गई, इसका सही आंसर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट ओलंपिक रहेगा ये। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सबसे पहले जिस ओलंपिक में शपथ ली गई थी वो था 1920, और 1920 का जो ओलंपिक था उसे एंटवर्प ओलंपिक कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, एंटवर्प ओलंपिक, जो 1920 का ओलंपिक था वो एंटवर्प में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटवर्प। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। खेल के कैथार्टिक थ्योरी के जन्मदाता कौन है। स्पोर्ट्स से संबंधित रिलेटेड थ्योरी है खेल की कैथार्टिक थ्योरी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों
खेल के कैथार्टिक थ्योरी के जन्मदाता, इसका सही आंसर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु खेल के कैथार्टिक थ्योरी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, 21 नंबर पर्सन, खेल के कैथार्टिक थ्योरी के सिद्धांत के जन्मदाता अरस्तु है। और दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का उत्तर टाइप करते रहिए और जरूर बताइए कि लास्ट में आपने 30 में से कितने इंपॉर्टेंट पर्सन सही किए और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, ये भी आपको जरूर बताना है दोस्तों, ताकि प्रतिदिन अपन जो प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं उसमें और भी प्रश्नों को शामिल कर सके। आपकी जवाब के आधार पर जरूर प्रश्नोत्तरी का पता लग सके कि कितनी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए साबित होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 22, पर्सन नंबर 22 रहेगा, इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये पूछ रहा है एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एथलीट शब्द की उत्पत्ति पूछ रहा है दोस्तों, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका सही आंसर पर्सन नंबर 22 का इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, एथेंस से एथलीट शब्द की उत्पत्ति हुई है। एथलीट जिसे अपन देखते हैं खिलाड़ी यानी एथलीट, तो एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये एथेंस से हुई है। सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का एथेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 23 देखिए दोस्तों, जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए। जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए ये आपको बताना है। जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए ये आपको जरूर बताना है। तो दोस्तों पर्सन नंबर 23 इंपॉर्टेंट पर्सन, जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पर्सन नंबर 23, नीमियन खेल जीएस देवता के सम्मान में खेले गए। सही आंसर रहेगा नीमियन खेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीमियन खेल सही आंसर जीएस देवता के सम्मान में खेले जाने वाले खेल थे। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन और नेक्स्ट अपना पर्सन रहेगा पर्सन नंबर 24, खेल ही जीवन है सिद्धांत किसने दिया। खेल ही जीवन है यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी किसने दिया, ये पूछ रहा है। खेल ही जीवन है ये सिद्धांत किसने दिया। प्ले इज लाइफ थ्योरी ये आपको बताना है। प्ले इज लाइफ थ्योरी ये आपको बतानी है इसके अंदर। तो इसका सिद्धांत किसने दिया, खेल ही जीवन है ये सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों पर्सन नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा खेल ही जीवन है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉन डीवी ने खेल ही सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 24 देखिए। पर्सन नंबर 24 रहेगा दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट रहेगा, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है यह आपको बताना है। लार ग्रंथि के द्वारा यानी लार ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पर्सन नंबर 25 और 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, लार के द्वारा टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। ये एक प्रकार का एंजाइम है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। सही आंसर रहेगा टाइलिन। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 26 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 26 छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत के भाग जो अपनी छोटी आंत होती है तो वो लगभग 6 मीटर के लगभग होती है। तो आपको इसके भाग है ये बताने हैं, छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जेजुनम, डेडुनम और इलियम, यानी जेजुनम, डेडुनम और इलियम तो छोटे आंत के भाग है वो सभी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी यानी जेजुनम, डेडुनम और इलियम छोटी आंत के भाग है। ये भी ध्यान रखना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 भाग होते हैं छोटी आंत के जिसमें जेजुनम, डेडुनम और इलियम होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन नंबर 27 इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा दोस्तों। पर्सन नंबर 27, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है ये आपको बताना है। तो अभी मैंने लगभग बता भी दिया था दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। 6 मीटर के लगभग छोटी आंत की लंबाई होती है। और अगर इसको देखें तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट के लगभग होती है। ये भी ध्यान रखना, फीट में 22 फीट के लगभग होती है और मीटर में 6 मीटर के लगभग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कितने प्रश्न आपने सही किए 30 में से वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, ताकि आपकी आने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हो। और आप ज़रूर ये भी बताते रहे कि आपको अगली प्रश्नोत्तरी में कैसे प्रश्नों को शामिल किया जाए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को दे सकते हैं, ताकि अगली प्रश्नोत्तरी में आपके
आपकी इच्छा के अनुसार प्रश्नों को सम्मिलित कर सके, ताकि कोई स्पोर्ट्स या फिर करंट जीके से रिलेटेड भी प्रश्न आप डालें या नहीं डालें, ये भी आप ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड जो कि अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये बताना है। कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दूं कि शरीर में जो अमीनो एसिड होते हैं वो अमीनो एसिड प्रोटीन का बहुलक होते हैं, यानी प्रोटीन से संबंधित होते हैं, प्रोटीन का बहुलक होते हैं, उसे अमीनो एसिड बोलते हैं। तो शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर रहेगा शरीर में कुल 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उसमें से अपन कुछ अमीनो एसिड अम्ल अपना शरीर बनाता है और बाकी अपने को बाहर से भोजन में लेने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 22 अमीनो एसिड शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों, प्लेगरा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, प्लेगरा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 और इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्लेगरा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन के की कमी से प्लेगरा रोग होता है। विटामिन के की कमी से प्लेगरा रोग होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न और आपको जरूर बताना है कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी और आपने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रतिदिन दोस्तों अपनी जो सुबह 7:15 बजे भी अपनी जो क्लास होती है उसको भी लेना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेज जो कि यूट्यूब पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और प्रतिदिन की पूरी क्लासेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी 25 सितंबर तक अपन शारीरिक शिक्षा के सेकंड पेपर से संबंधित लगभग सभी कंप्लीट कोर्सेज करेंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब आर.के. फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े और प्रतिदिन की क्लासों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं और ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए दोस्तों अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 30। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यानी विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविन होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। और इसका दूसरा विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी ध्यान रखना। विटामिन A की, विटामिन B की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और विटामिन B12 इसे साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्रतिदिन होने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती जो 25 सितंबर को एग्जाम शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम है, उसके लिए आप जरूर आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन जितने भी क्लासेस है उसका जरूर फ़ायदा उठाइए। चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में इतना ही, धन्यवाद।